जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। चाहे किशोर प्रेम का अलहड़पन हो, दिल टूटने का दर्द हो, प्रेमिका से इजहार मोहब्बत हो या सिर्फ उसके हुस्न की तारीफ, मोहम्मद रफ़ी का कोई सानी नहीं था। मोहब्बत ही नहीं, इंसानी जज्बात के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफ़ी ने गायकी में सभी भावनाओं को बखूबी निभाया। ये सच है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा फनकार न कभी हुआ और न कभी होगा। अमृतसर के कोटला सुल्तान में 24 दिसंबर 1924 को जन्मे मोहम्मद रफ़ी 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उन्हें घर में फीको कहा जाता था। गली में किसी फकीर को गाते सुनकर रफ़ी ने गाना शुरू किया था। 13 साल की उम्र में पहली शादी। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है कि 13 साल की उम्र में ही रफ़ी की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बशीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। कहते हैं उनका तलाक भी गायकी से उनकी मोहब्बत की वजह से हुआ था। दरअसल जब भारत पाक विभाजन हुआ तो उनकी पहली पत्नी ने भारत में रुकने से मना कर दिया और रफ़ी साहब संगीत से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने भारत नहीं छोड़ा और उनकी पत्नी उन्हें छोड़ गई। उनकी इस शादी के बारे में घर में सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से इसे छिपाकर रखा गया था। घर में इस बात का जिक्र करना भी मना था, क्योंकि रफ़ी की दूसरी बीवी बिल्किस बेगम को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई इस बारे में बात करे। 20 साल की उम्र में रफ़ी की दूसरी शादी बिल्किस के साथ हुई, जिनसे उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद तथा 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद हुईं। रफ़ी साहब के तीनों बेटों सईद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है। जब एक्ट्रेस सुरैया ने अपने घर में एक कमरा दिया रफ़ी साहब को, बिल्किस से दूसरी शादी के बाद रफ़ी और उनकी पत्नी भिंडी बाजार के चौल में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन रफ़ी को चौल में रहना पसंद नहीं था। वो सुबह 3:30 बजे उठकर रियाज करते थे और इसके लिए वे मरीन ड्राइव तक पैदल जाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके रियाज की वजह से आसपास के लोगों की नींद खराब हो। मरीन ड्राइव पर एक्ट्रेस सुरैया का घर था। जब उन्होंने कई दिनों तक रफ़ी को रियाज करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि वो यहाँ क्यों रियाज करते हैं। तब रफ़ी ने अपनी परेशानी बताई। इसके बाद सुरैया ने अपने घर का एक कमरा रफ़ी को रियाज करने के लिए दे दिया था। रफ़ी को जब काम मिलने लगा था तब उन्होंने कोलाबा में फ्लैट खरीद लिया था, जहाँ वो अपने 7 बच्चों के साथ रहते थे। कभी नहीं पूछा कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। मोहम्मद रफ़ी बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे, न किसी से ज़्यादा बातचीत और न ही किसी से कोई लेना देना। न शराब पीते थे, न उन्हें सिगरेट पार्टियों का शौक था, न ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। संकोची तो इतने थे कि वे कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी तो 1 रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे। कई साल विधवा को चोरी से मनी ऑर्डर भेजते रहे। रफ़ी काफ़ी दयालु इंसान थे और उनका दिल भी काफ़ी बड़ा था। उनकी ही कॉलोनी में जब उन्होंने देखा कि एक विधवा बहुत तकलीफ में है, तो उन्होंने किसी फर्जी नाम से पड़ोस की एक विधवा को पैसे भेजना शुरू कर दिया। कई साल तक उस महिला को मनी ऑर्डर मिलता रहा, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहां पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया और उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। पब्लिसिटी से रहे हमेशा दूर। रफ़ी साहब को पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यहीं खड़े रहो। रफ़ी सीधे कपल के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो ज़रा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। रफ़ी बहुत कम बोलने वाले, ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। शर्मीले इतने थे कि रफ़ी साहब ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उनके सभी इंटरव्यू उनके बड़े भाई अब्दुल अमीन हैंडल करते थे। कहते हैं रफ़ी ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 इंटरव्यू दिए थे। लता मंगेशकर से 6 साल बात नहीं की। रफ़ी साहब को संगीत से मोहब्बत थी और वे इसे कभी पैसों के तराजू में नहीं तौलते थे। इसी पैसों वाले मुद्दे पर रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच सालों तक बातचीत बंद रही। दोनों ने कई साल साथ गाना नहीं गाया। वजह थी प्लेबैक सिंगर को रॉयल्टी मिलने की। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लता जी ने गीतों की रॉयल्टी में पार्श्व गायकों को भी हिस्सा देने की मांग की। हालांकि इस लड़ाई में मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद और किशोर दा समर्थन में खड़े थे। सिर्फ आशा जी, रफ़ी साहब और कुछ सिंगर्स को ये बात ठीक नहीं लग रही थी। रफ़ी साहब का कहना था कि जब हमने एक बार गाने के पैसे ले लिए तो दोबारा से उस पर पैसे मिलने का मतलब क्या है। लता मंगेशकर चाहती थी कि रफ़ी उनका साथ दे, पर रफ़ी खिलाफ थे। फिर माया फिल्म के गाने तस्वीर तेरी दिल में के अंतरे को लेकर दोनों में बहस हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के बीच बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया। बाद में संगीतकार जयकिशन ने दोनों में सुलह कराई। फिर SD बर्मन म्यूजिकल नाइट में उन्होंने एक साथ स्टेज पर गाया। बाबुल की दुआएं गाते हुए खुद रो पड़े थे रफ़ी साहब। फिल्म नीलकमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था।
इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हो गई थीं और इसकी वजह ये थी कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन में शादी थी, इसलिए वो काफ़ी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। जब मौलवी के कहने पर गाना छोड़ दिया था रफ़ी साहब ने। हिंदी सिनेमा को अनगिनत नगमे देने वाले महान गायक मोहम्मद रफ़ी जब अपने करियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। दरअसल रफ़ी हज करने गए थे और मौलवियों का कहना था कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। रफ़ी के मन में भी ये बात बैठ गई। हज से लौटकर कई महीने गुजर गए और रफ़ी ने कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और रफ़ी के बेटों ने भी गाना शुरू करने की सलाह दी, तब जाकर उनका मन बदला और दोबारा गाना शुरू किया। जब फांसी से पहले अपराधी ने आखिरी इच्छा के तौर पर रफ़ी का गाना सुनने की बात की। वैसे तो रफ़ी साहब के प्रति लोगों में दीवानगी के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन ये किस्सा नौशाद साहब ने खुद सुनाया था। हुआ यूं कि एक बार एक अपराधी को फांसी दी जी रही थी। उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने न तो अपने परिवार से मिलने की इच्छा जताई और न ही किसी खास खाने की फरमाइश की। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफ़ी का बैजू बावरा फिल्म का गाना ऐ दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। इस पर एक टेप रिकॉर्डर लाया गया और उसके लिए वह गाना बजाया गया। वैसे बता दें कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी ने 15 दिनों तक रियाज किया था और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज़ इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रफ़ी शायद कभी अपनी आवाज़ वापस नहीं पा सकेंगे। दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। मोहम्मद रफ़ी का निधन 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक आने से हुआ था। मृत्यु से बस कुछ घंटे पहले ही रफ़ी एक गाने की रिकॉर्डिंग करके आए थे। ये गाना था फिल्म आसपास का, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, तू कहीं आसपास है दोस्त। मोहम्मद रफ़ी का निधन रमजान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी। फिर भी अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे और सबने नम आंखों से अपने इस पसंदीदा गायक को विदाई दी। रफ़ी साहब के निधन पर भारत सरकार द्वारा 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया था। उनके निधन के बाद संगीतकार नौशाद ने कहा था, कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है, समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। दोस्तों, ये था मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का जीवन परिचय। आपको रफ़ी साहब का कौन सा गाना पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और रफ़ी साहब के बारे में आपको और जानकारी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।